Very good morning, dear students. Today we will learn about Standard 8 subject NCERT English chapter number 1, the best Christmas present in the world. In this part 1, we will learn the summary and chapter itself. Now, before we start reading this chapter, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and Germans in 1914. Can you guess which war it was? तो बिफोर ये लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे सम डेट दी गई है हमारे पास, तो उसमें वो डेट पे कुछ ना कुछ हुआ है, वो मेजर डेट्स है जिसमें कुछ ना कुछ हुआ है। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि इसमें क्या हुआ है। ब्रिटिश और जर्मन्स की जो वॉर हुई थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो फर्स्ट डेट की दी गई है 4 जुलाई 1746। 1776 4 जुलाई उस डेट में हुआ था अमेरिका का डिक्लेरेशन। जो यूनाइटेड किंगडम्स है उसका इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुआ था। वो ब्रिटेन से डिपार्ट होके खुद एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना था। नंबर बी 17 दिसंबर 1903 उसमें हुआ था Wilbur and Orville Wright made the first flight remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet. On 17 December 1903, Wilbur और Orville जो Wright brothers हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट बनाई थी जो हवा में 12 सेकंड तक रही थी और उन्होंने 120 फीट कवर किया था। Then C 6 August 1945, Hiroshima and Nagasaki Day. Atomic bomb was dropped on Hiroshima in Japan on this day. हिरोशिमा और नागासाकी पे जापान में एटॉमिक बॉम्बिंग हुआ था, तो उससे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गई थी और बहुत सारे डेथ भी हो गए थे। Then number D 30 January 1948. This is the day assassination of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का कत्ल हुआ था, वो डेट है। Then 12 April 1961, Yuri Gagarin became the first human to orbit the Earth। यूरी गागारिन जो अर्थ का सर्कल करने में फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे। Then 12 July 1969 is the date when Neil Armstrong became the first human to set foot on the moon। 28 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने पैर चांद पे रखे थे। ओके, तो ये सारी जो डेट है, जो हिस्टोरिकल डेट है, वो हमें याद करके दिमाग में याद रख के ये चैप्टर को पढ़ना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ क्रिसमस प्रेजेंट, राइट? बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो वो क्या चीज़ है वो हम देखते हैं। इसमें जो राइटर है वो मिशेल मॉर्पुगो। जो राइटर है मिशेल मॉर्पुगो, वो एक कबाड़ी की दुकान पे जाते हैं, मीन्स जो बंगार चीज़ें होती है उसकी दुकान पे जाते हैं। वहाँ से एक रोल टॉप डेस्क उनको मिलती है। वो बहुत ही ख़राब हालत में थी, जो आग और पानी से बहुत ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पर वो सस्ती थी, इसलिए राइटर को लगा कि वो उसे रिपेयर कर देंगे, ठीक कर लेंगे, और क्रिसमस के एक दिन पहले ही उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। नाउ लेट्स गो थ्रू द चैप्टर। I spotted it in a junk shop in a Bridport, a roll top desk.
The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg considerably mended, and scorch mark all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began to work on it on Christmas Eve. माइकल है जो की राइटर है, वो कहते हैं कि मैं जब भी ब्रिड पॉट पे गया तो मैंने एक रोल टॉप्स डेस्क देखी एक कबाड़ी की दुकान पे, और वो अर्ली 19th सेंचुरी की थी, राइट। और वो ओक से बनी हुई थी, ओक ट्री से। वो एक दूसरी चीज़ भी चाहते थे बट वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी और ये सस्ती थी, और उसकी हालत भी थोड़ी सी ख़राब थी। उसका एक पैर टूटा हुआ था, रोल टॉप के थोड़े थोड़े पीसीस थे वो ख़राब से हो गए थे। तो स्क्रॉच मार्क्स मीन्स बर्न मार्क, आग की वजह से जो मार्क हो जाते हैं ना वो। तो पोएट ये सोचते हैं कि चलो ये थोड़े सस्ती मिल रही है तो मैं इसे रिपेयर कर सकूँगा, और वो एक चैलेंज लेते हैं अपने आप से और उसको थोड़े से पैसे लेके खरीद देते हैं और उसे अपने घर के वर्क रूम में गैरेज के पीछे ले आ जाते हैं, और क्रिसमस ईव के आगे वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. Veneer का मतलब है a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. एक बहुत ही पतला सा एक प्लास्टिक का लेयर होता है जो वुड पे होता है, जो एक चीप सस्ता सा फर्नीचर होता है उस पर एक प्लास्टिक लेयर होता है, उसको हम कहते हैं उसको कवर, उसे हम कहते हैं वेनीर। Look like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could ease it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist. The drawer flew open to reveal a shallow space underneath. A secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25th, 1950. To be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. Scruples का मीनिंग है फीलिंग दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। एक अंदर फीलिंग होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, उसकी फीलिंग होती है, राइट। और दूसरा है स्टक फास्ट मीन्स शट टाइट, एकदम कंप्लीटली जोर से बंद किया हुआ। टेकन देयर टोल ऑन का मीनिंग है डैमेज। ओके, तो उन्होंने पहले तो किया काम कि उसने दराजे बाहर ड्रोवर्स बाहर खींचने लगे और देखा उन्होंने कि वो आग और पानी से बहुत ही खराब तरीके से डैमेज हो चुकी थी। जिसने उन्हें बेचा था उन्होंने राइटर को बताया था कि बहुत ही पुरानी चीज़ है, 19वीं सदी की और ओक से बनी हुई है।
तो उसकी जो लास्ट ड्रॉवर थी वो अंदर फंसी हुई थी। उसे खोलने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्गनेस का इस्तेमाल करना पड़ा और उसे खोलने पर एक गुप्त जगह दिखाई दी। उसके अंदर एक छोटा सा टीन का डब्बा था और डिब्बे के ऊपर थोड़े से जो अपने हाथ शेक होते हैं वैसे ही उन्हें एक शब्द मिले थोड़े से जंबल लेटर में के जिम का अंतिम पत्र, जो प्राप्त हुआ था 25 जनवरी को 1915 को। मेरे साथ दफनाने के लिए जब वह अवसर आए। जो व्यक्ति के लिए ये लेटर लिखा गया था उन्होंने लिखा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ ये लेटर को भी दफना देना। तो जिस पर पता लिखा था, inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. तो जो भी उन्होंने ये लेटर बाहर निकाला तो अंदर एक लिफाफा था जिसमें यह पता लिखा था कि श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर ब्रिज, ब्रिडपोर्ट, और उस पर डेट लिखी थी दिसंबर 26, 1914। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet, all about as beautiful a morning I have ever seen. As cold and frosty as a Christmas morning should be. Standing to means taking up a position, right? जो लेखक ने ये पत्र बाहर निकाला तो ये पत्र में क्या क्या लिखा था वो पढ़ते हैं। वो लेटर लिखा गया था एक ब्रिटिश सेना के कैप्टन ने, जिसका नाम मैकफर्सन था, जिम मैकफर्सन। वो अपनी पत्नी को, कॉनी को ये लेटर लिखता है। क्रिसमस के दिन युद्ध भूमि में एक अद्भुत घटना घटी, उसके बारे में उसने ये पत्र में वर्णन किया था। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that priest began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. When we had got over the surprise, some of you shouted back, Same to you, Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. Don't shout, lads, someone shouted, and no one did. Then there was another freeze up on the parapet and another. Keep your heads down. I told the man it's a trick, but it wasn't. यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। ट्रेंचेस का मीनिंग है लॉन्ग डीप डीचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी। एक तो गड्ढा होता है एक लंबा सा, उसमें सोल्जर्स दुश्मन से छुपने के लिए वो बनाते हैं। फ्रिट्ज का मीनिंग है a name for a German soldier. Fritz is a common German name. Tommy, a common English name here used to refer British soldier. That would be that. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ड है that would be that, तो उसका मीनिंग है that was all and that was the end of the matter, right? तो देखते हैं एक अविस्मरणीय जो मूवमेंट है उसके बारे में। अंग्रेज और जर्मन के बीच युद्ध चल रहा था उन दिनों।
और दोनों सेनाएं अनअधिकृत भूमि के दोनों और अपनी अपनी खंदकों में खड़ी थी। अचानक मैफरसन ने देखा कि शत्रु सेना की ओर से ब्रिटेन की ओर से एक सफेद झंडा लहरा रहा था। उसने देखा कि बहुत से जर्मन सिपाही उन्हें आवाज लगा रहे थे। वे अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ अंग्रेज सिपाही जवाब में बोले कि आपको भी मुबारक। अंग्रेजों ने समझा कि बात खत्म हुई, बट यह देखकर उन्हें हैरानी भी हुई कि जर्मन उनकी ओर चले आ रहे थे। कैप्टन डर गया। यह कोई चाल हो सकती थी, बट ऐसा नहीं था। वे अपने साथ जर्मन शराब और डगाबंद गोश्त लेकर आ रहे थे। डब्बे में बंद गोश्त लेकर आ रहे थे खाना। तो अब सिपाहियों के बीच में बंदूकें नहीं थी, वो एक दूसरे के गले मिल रहे थे और जर्मन अफसर मैक्फरसन की ओर बड़ी गर्मजोशी के साथ उन्होंने हाथ मिलाए। तब जर्मन अफसर ने बताया कि वह डसलडॉर्फ का निवासी था और उसका नाम ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाने का था। उसने अपना नाम हंस वॉल्फ बताया। बदले में मैकरसन ने भी अपना परिचय दिया कि वो डॉर्सेट के स्कूल में टीचर था। One of the Germans was waving a bottle above his head. In Christmas Day, Tommy, we have snapped. स्नैप का मीनिंग है जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। ग्रेन से बना हुआ एक जर्मन ड्रिंक है, उसे कहते हैं स्नैप्च। वी हैव सॉगट। सॉसेज का मीनिंग होता है जो गोश्त, वो जो चिकन मटन वो खाते हैं वो। We meet you? Yes. By this time there were dozens of them walking towards us across no man's land, not a rifle between them. Little Private Morris was the first up. Come on, boys. What are we waiting for? And then there was no stopping them. I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. यहाँ पे वो लोग क्रिसमस की ईव में युद्ध चल रहा है, उसके दौरान एक दूसरे के बीच में शांति बनी रहे, उसके लिए वो एक दूसरे को मिलने आते हैं और एक दूसरे को क्रिसमस का विश करते हैं। अभी जो मैफरसन है, कैप्टन मैफरसन, वो अपनी पत्नी कॉनी को लिखते हैं जिम कि यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज I looked into the eyes of this officer who approached me, hand outstretched, hands full. He said, gripping my hand warmly and holding it, I am Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. उसमें से एक ऑफिसर जिम के पास आता है और उसे उसका परिचय देता है कि आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। और उसका काम ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्र सेलो बजाने का था और उसने अपना नाम वोल्फ बताया और वो जिम को हैप्पी क्रिसमस विश करता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Captain Jim Macpherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. तब जिम मैकरसन भी अपना परिचय देता है और उसे कहता है कि मैं जिम मैकरसन हूँ और मैं डॉर्सेट में एक स्कूल में टीचर था। डॉर्सेट, he smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent success. And we talked, Connie. How we talked! He spoke almost perfect English. But it turned out
that he had never set foot indoors, had never ever been to England. He had learned all he knew of England from the school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talk of Bathsheba and Gabriel, Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. All over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought that marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. हेज़वुल्फ वो मुस्कुराया और उसने कहा कि वो डोरसेट के बारे में जानता है। वास्तव में वो इंग्लैंड कभी गया ही नहीं था, पर उसे अंग्रेजी आती थी और उसका फेवरेट राइटर था थॉमस हार्डी। तो उसकी बुक फार फ्रॉम दी मेडिंग क्राउडेड, तो उसमें से उसने इंग्लैंड के बारे में पढ़ा और बहुत कुछ डोरसेट के बारे में जाना था। जिम मैफरसन ने हैंस वॉल्फ के साथ क्रिसमस का केक काटा जो कि उसकी पत्नी ने भेजा था, और वो सभी इतने बढ़िया मार्जिपन उसने पहले कभी नहीं चखी थी, और वो एक शानदार क्रिसमस पार्टी थी। वो अपनी वाइफ के साथ वो लेटर में शेयर कर रहे थे। मार्जिपन का मीनिंग है अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। Then someone I don't know who brought out a football greatcoat, were dumped in piles to make goalposts, and the next thing we knew it was Tommy against freezed out in middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim Macpherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war, a football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. तो उनके बीच में तभी एक ऑफिसर आता है फुटबॉल लेके, और वहाँ पे वो ज़मीन की जगह सभी फुटबॉल हंस के खेलने लगे, और युद्ध के स्थान पर उन्होंने युद्ध को मिटाने के लिए ऐसे फुटबॉल मैच खेलने को अच्छा समझा। और उसने कहा कि अगर हम फुटबॉल मैच खेलेंगे तो कभी कोई चिल्ड्रन ना तो माँ बाप फिगर का होएगा और ना कभी किसी की वाइफ विडो होगी। तो वो क्रिसमस ईव पे दोनों ही अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच एंजॉय कर रहे थे और वो बहुत ही खुश थे। I prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. तो जिम कहता है कि मैं क्रिकेट प्रिफर करूँगा, और उन्होंने टॉमीज के ऐसे किया कि हम उसमें शायद जीत भी जाए, तो वो इस बात पे हंसने लगते हैं और दोबारा से गेम देखने लगते हैं। सैड टू से
Connie Fritz won 2 goals to 1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. जिम अपनी पत्नी कॉनी के साथ फुटबॉल मैच के बारे में शेयर करते हैं कि फ्रिट्स जो थे उन्होंने 2 गोल्स किए थे और हमारा एक ही था, बट वुल्फ जो है वो एकदम काइंडली वो मानता था कि हमारा जो गोल था उनके 2 गोल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. The time came, and all too soon, when the game was finished, the snatch and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would be end and we could all go home. तो ऐसे एंजॉय करते करते ऐसे टाइम भी आ गया कि जब गेम फिनिश होने आई फुटबॉल मैच और उनका नाश्ता पानी जो ड्रिंक लाए थे वो सभी ख़त्म होने आया और सब कुछ ख़त्म होने आया. तो जिम मैफरसन उनसे कहते हैं, वुल्फ से कहते हैं कि जैसे ये मैच ख़त्म हो गई इसी तरह ये वॉर भी ख़त्म हो जाए जल्दी से, तो हम जल्दी अपने घर अपनी फैमिली के पास जा सके और शांति से रह सके. I think that is what every soldiers want on both sides. Hans Wolf said, "Take care, Jim Macpherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. तो ऐसा कहते हुए हैंस वुल्फ है वो वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं और वो कहते हैं कि जो हमारे सभी सोल्जर है वो ऐसा चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए. तो हैंस वुल्फ है वो जिम मैफरसन को सैल्यूट करके वहाँ से न चाहते हुए भी उन्हें जाना पड़ता है, ऐसा महसूस होता है मैफरसन को, और वो दोनों एक दूसरे को वेव करते हुए वहाँ से चले जाते हैं अपनी अपनी ट्रेंचेस की ओर. That night back in our doubts, we heard them singing a carol. In singing it quite beautifully, it was still night, silent night. Our voice gave them a rushing chorus of wild shepherds' watch. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. मैफरसन ने अपने पत्र में लिखा कि सभी शांत हो गया और वहाँ से जाने के बाद उन्होंने नाइट में अपने कोरस के साथ, डग आउट मीन्स उनका जो शेल्टर है सोल्जर्स के लिए, एक होल बनाया गया हुआ होता है जिसमें वो टेंट जैसा बना के रहते हैं, वहाँ पे वो वापस चले जाते हैं और कोरस पे सभी गाना गाने लगते हैं. और वो गाना ख़त्म होने के बाद वहाँ पे जो शांति थी वो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उनको एकदम परम शांति जैसा फील होता है. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I am sure for it. Your loving, Jean. तो मैफरसन ने अपने पत्र के अंत में इस आशा के साथ कहा अपनी वाइफ को, कॉनी को, कि ये जो युद्ध है वो बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा. दोनों ही सेनाएं थी वो ये चाहती हैं कि, और उन्हें विश्वास था कि वो दोबारा फिर से मिलेंगे. Now let's see the third part. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Bridges was.
House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, a roof capping, the windows boarded up. I knocked at the house next door, asked if anyone knew whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh yes, said the old man in his slippers. He knew her well, a lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old, she had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The firemen had got her out just in time. She was in a nursing home now. She told me Burlington House on the Docksters Road on the other side of the town. ये लेटर लिखने के बाद उन्होंने लिफाफे में डाल दिया और पत्र डालने के लिए वो ब्रिजपोर्ट के डोरसेट के मकान नंबर 12 पे पहुंचे तो वहाँ उन्हें एक जली हुई कोठरी मिली और उन्हें पता लगा कि जब आग लगी तब श्रीमती मैफरसन वो ही घर के अंदर थी और बिल्कुल अंतिम क्षणों में उन्हें बाहर निकाला गया। वो तभी 101 ईयर की हो गई थी। वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह वो कैंडल यूज़ करती थी, इस वजह से शायद घर में आग लगी थी। तो नेबर को पूछने के बाद उन्हें पता चला कि वो एक डॉर्स्टर्स के नर्सिंग होम में है। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. I said I was friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a means piece. She walked me along the corridor. Mrs. Macpherson is not with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it's best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into conservatory with the wicker chairs and potted plants all around left me. Lit up का मीनिंग है became bright with happiness and suffused with का मीनिंग है glow of happiness spread all over her face. जब भी वो नर्सिंग होम में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पे मैट्रन मिलती है कि जब भी हमें श्रीमती मैफरसन यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया उनको तो वो एक बहुत ही ख़राब अवस्था में थी तो उन्हें कंजर्वेटरी में रखा गया है। जब भी सब कुछ क्रिसमस पार्टी एंजॉय कर रहे थे अपने सर पे कैप पहन के तभी मिसेस पेपरसन ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें सबके साइड में रखा गया था। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, he said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found these. I think it yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with the recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. For a while she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips.
Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim. Dear, sit down. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letters so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. तो बच्चों जब भी वो लेटर देने गया वहाँ पे नर्सिंग होम में तो उसे मैट्रन मिली और लेखक को बताया कि श्रीमती जो जिम मैकफरसन थी वो कुछ भ्रामक अवस्था में थी, उसे कंजर्वेटर में रखा गया था। जब भी वो अंदर गए तो मिसिस जिम मैकफरसन वो एक कुर्सी पर बैठे पाया। वो एक स्वाभाविक रीत से लेखक को देखती रही और जब भी उसकी आंखों में चमक आ गई कि लेखक ने उसे कोनी कहकर पुकारा और उसे वह पत्र उसके हाथ में दिया। यह पत्र कैसे मिला था वो बता रहे थे, बट वो कोनी सुन नहीं रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर लेखक के हाथ को पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसको लगा कि जिम लौट आया है। वह बोली कि जिम ने उसका वादा निभाया है। वो क्रिसमस के अवसर पर लौटा था और अपना वादा पूरा करने आया था कि क्रिसमस के टाइम वो उसके साथ होगा। कोनी ने उसको अपने पास बिठाया और उसके गाल को चूम लिया। वह बड़ी देर तक उनसे बड़े प्रेम से बातें करती रही। उसने कहा कि पूरे संसार की ये द बेस्टेस्ट क्रिसमस गिफ्ट मुझे आज मिली है। So बच्चों, this is the part 1 of explanation of chapter 1, the best Christmas gift ever. Now in part 2, we'll see the exercise of this chapter. Thank you very much.